हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? जल्दी से सभी यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। आज हम करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट सेकंड, जिसमें हम करेंगे मौर्यन पीरियड को और साथ ही के साथ आपका महाजनपद पीरियड। तो उससे किस तरीके के सवाल आते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्लास को कर देना है अपने सभी दोस्तों को शेयर। जल्दी से सभी क्लास में कनेक्ट करेंगे। क्लास को फटाफट से अपने सभी मित्रों को, साथियों को, दोस्तों को जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। कनेक्ट हो चुके हैं फैजान, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चे। भारत प्रिंस, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम करेंगे महाजनपद पीरियड और मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन पीरियड से रिलेटेड वो सभी सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे आप सभी जानते हो कि एंशियंट हिस्ट्री से ना आपका एक या दो ही सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके एसएससी जीडी में भी हेल्प करेगा ये टॉपिक, और बाकी के जो एग्जाम है उसमें भी रहेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। पहले ये बता दीजिए, क्या स्क्रीन आपको क्लियर है? क्वेश्चन ढंग से दिखाई दे रहा है? आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल। हो जाइए रेडी, पेन पेपर लेकर तैयार, और यहाँ पर शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में देश की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, बात किसकी हो रही है भाई? यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना? बात किसकी कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन शुरू हुआ है वो किसका दमन करके किया गया है ना? कोई नया राजा बनता है तो किसी ना किसी दूसरे राजा को तो समाप्त करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वो वंश है जिसको समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव 322 ईसा पूर्व में रखी थी। आपके ऑप्शन है कौरव, नंद, मल्ल या फिर पांचाल। बिल्कुल, देखो यहां पर आपको पता है कि बात करें किसकी? मौर्य पीरियड की, मौर्य साम्राज्य की। अगर आप एक क्रम देखोगे ना, पहली चीज तो हमेशा याद रखो, मैंने आपको बोला है कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री जो है अगर आप एक क्रम में पढ़ेंगे, घटनाओं को एक के बाद एक करके पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको सिस्टमैटिकली याद हो जाएंगी। हिस्ट्री को अगर किसी भी बीच में से किसी भी घटना को अगर आप पढ़ लेंगे तो उसको रिलेट करके याद करने में होती है दिक्कत। आपको क्या करना है? एक सीक्वेंस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने कल बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद का पीरियड क्या था आपका? वैदिक पीरियड था। देन आपका आता है उत्तर वैदिक पीरियड यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद आपका शुरू हो जाता है महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल की अगर हम बात करें तो ये इससे पहले एक समझो लोगों की प्रोग्रेस, उसके विकास का जो प्रोसेस था उसको यहाँ पे समझना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग किस तरीके से रहते थे, वो सिविलाइजेशन पूरी तरीके से समाप्त हो गई। उसके बाद आप वैदिक पीरियड में आओगे तो फिर से जो है एक समाज का गठन हुआ, लोग जो है सिस्टमैटिकली रहना शुरू हुए और धीमे धीमे अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर छोटे छोटे समूह में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे साम्राज्य विकसित होते हैं जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, जिसका विवरण उसी के समकालीन रहे जो धर्म थे उनसे हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक ऐसा क्षेत्र देख लिया जाता है कि भाई इन सभी क्षेत्रों में महाजनपद में अगर आप देखेंगे तो 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा संपन्न है?
ये सभी राजाओं को समझ में आने लगा और फिर एक दूसरे पे जो है क्या किया, अटैक करना शुरू किया और उस क्षेत्र को यहाँ पर उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की गई, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख क्षेत्र आप देखेंगे पूरे महाजनपद पीरियड में जो आपके महाजनपद रहे हैं 16 में, उसमें एक था मगध। मगध पर हर कोई शासन करना चाहता था और मगध पर जिसने शासन किया उसका टाइम पीरियड या उसके पूरा जो साम्राज्य था वो काफी ज्यादा फला फूला है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि महाजनपद के बाद आपका हर्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद आता है एक नंद वंश। ठीक है, अंतिम में कौन सा होता है, नंद वंश होता है। और इसी वंश को जो है समाप्त किया किसने किया बच्चे, तो ये समाप्त किया गया किसके द्वारा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक रहे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो शासक थे उसको समाप्त करके किसकी नींव रख दी, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये नींव रखने में इसकी सहायता किसने की, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, इसके पीछे हाथ था इसका, आपके कौटिल्य का। ठीक है, कौटिल्य को क्या कहते हैं, चाणक्य। ठीक है, आपने अगर चाणक्य नीति नहीं पढ़ी है तो थोड़ी सी पढ़ लेना। ठीक है, चाणक्य नीति। ठीक है, तो चाणक्य और कौटिल्य की अगर हम बात करें तो इन्हीं के सहयोग से जो है चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया गया। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका नंद वंश यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया है, ओके उमेश, भारत। यहां पे बात करें तो प्राचीन शहर चंपा को देश महाजनपद की राजधानी माना जाता है, काशी, मत्स्य, अंग या फिर बज्जी। तो पहली चीज तो ये कि जो महाजनपद है, ठीक है, महाजनपद, जनपद जो है एक छोटा टर्म होता है, इसके आगे लगा दिया है महा, यानी कि बड़े जनपद जो है विकसित हो गए थे, जहां पर एक महल के रूप में जो है दीवारें लगाकर अपने साम्राज्य को बनाने की एक परंपरा जो है वो आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो महाजनपद है ये कितने थे, ये 600 ईसा पूर्व की तरफ 600 ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये जितने भी उस समय के जो समकालीन धर्म ग्रंथ थे, जिस समय ये 16 महाजनपद पनप रहे थे, इनका साम्राज्य बन रहा था, उसी समय एक दो धर्म भी थे जो कि साथ के साथ पैरेलली ग्रो कर रहे थे। कौन से वो धर्म थे जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर 16 महाजनपद थे। दो धर्म देखने को मिलते हैं, एक तो है बौद्ध धर्म। ठीक है, कौन सा है, बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है इनका जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। इस निकाय से, इस धर्म ग्रंथ से, बौद्ध धर्म के ग्रंथ से क्या पता चलता है, ये इसमें वर्णन कहते हैं कि हमारे समय में, ठीक है, बौद्ध धर्म के समय में जो महाजनपदों की संख्या थी ये कितनी थी, 16 थी। और यही बात, ठीक है, इसी चीज को और ज्यादा प्रमाणिक कौन बना देता है, दूसरा ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं जैन धर्म का ग्रंथ। ठीक है, जैन धर्म का एक ग्रंथ था जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और ये दोनों ही टाइम पीरियड जो है इसी के समकालीन होते हैं। और ये क्या बता देते हैं कि भाई जो ये बात कही गई है कि 16 महाजनपद थे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या कह दिया गया है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में जो चंपा है, ठीक है, यहाँ पे बात करें चंपा, तो चंपा किसकी जो है राजधानी थी, चंपा जो है ये किसकी राजधानी थी बच्चे, अंग जो है, अंग की कौन सी थी, चंपा थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें बज्जी की, तो बज्जी की थी मिथिला। बज्जी की क्या थी, मिथिला राजधानी थी। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए काशी, काशी की क्या थी, वाराणसी। काशी आप जानते हैं, काशी वाराणसी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मत्स्य की, तो मत्स्य की कौन सी थी, कोई बताएगा, मत्स्य की कौन सी थी, तो मत्स्य की थी विराटनगर, विराटनगर। ठीक है, कौन सी थी, विराटनगर। तो 16 महाजनपद थी, उनकी कोई ना कोई राजधानियां थी। तो यहां पर याद रखिएगा ये किसकी थी, अंग की थी चंपा, अंग की कौन सी थी, चंपा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला है प्राचीन काल देश नदी के दक्षिण के क्षेत्र में मगध के नाम से जाना जाता था।
ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि ये जो महाजनपद काल के समय में कौन सी वो नदी थी जिसके दक्षिणी भाग के क्षेत्र को महाजनपद काल कहा जाता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर गंगा नदी, ताप्ती नदी, यमुना नदी और नर्मदा नदी। बताइए यहाँ पर जब आप प्राचीन भारत को पढ़ते हैं, महाजनपद काल को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि गंगा नदी से लेकर, गंगा नदी के दक्षिण से लेकर, दक्षिणी भाग से लेकर गोदावरी, कृष्णा नदी के उत्तरी भाग तक, ठीक है, इसके उत्तरी भाग में ये वाला जो क्षेत्र था, यहीं तक आपका महाजनपद जो है क्षेत्र देखने को मिलता है। वो 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है कि दक्षिणी क्षेत्र जहां पे मगध विकसित था, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र था आपका, मगध की राजधानी उस समय में क्या थी, राजगीर थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गंगा नदी के दक्षिण में और कृष्णा नदी के उत्तर में आपको महाजनपद क्षेत्र देखने को मिलेगा। अगला है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महान शक्ति यानी कि महाजनपद मौजूद थे। हाउ मेनी पावर्स महाजनपद existed in the 17th and early 16th century BC during the lifetime of the Lord गौतम बुद्धा। तो वही चीज है कि यहाँ पर ये कौन बताएगा, ये कौन प्रमाण करेगा, ये कौन सिद्ध करेगा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, तो ये कौन बता रहा है, यहाँ पे गौतम बुद्ध के धर्म ग्रंथ जिसका नाम अभी मैंने बताया, किससे पता चलेगा, अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, अंगुत्तर निकाय। कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि अंगुत्तर निकाय क्या है, तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि क्या करेगा, आपके महाजनपद काल के बारे में यहाँ पर बताएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, जीडी का कंप्लीट रिवीजन इस क्लास में होगा जो कि डेली शाम को 7 बजे चलने वाली है, ठीक है। जीडी का टॉपिक वाइज चलेंगे, पहले हम हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सारा कुछ, सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप विश्वास मानिए कि इस क्लास को अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपका जो जीके से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया ना कि एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन जो हैं कम रहते हैं, तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिडिवल हिस्ट्री से यानी कि मध्यकालीन भारत से और उसके बाद आधुनिक भारत से देखने को मिलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत से होते हैं, तो हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। एंशियंट हिस्ट्री को भी कवर करेंगे, हम मध्यकालीन भारत को भी कवर करेंगे, हम आधुनिक भारत को भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद की पहली राजधानी कौन सी थी। मगध की जब ये महाजनपद काल के रूप में विकसित हुआ तो इसकी पहली राजधानी कौन सी थी, काशी थी, मथुरा थी, पाटलिपुत्र थी या फिर राजगिरी थी। बताइए यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। देखो एक चीज बता दूं, यहाँ पे तो मैं आपको क्लास करा रही हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ एक काम करना है। अगर आप चाहते हो कि एसएससी जीडी आप इस बार का क्वालिफाई करें तो आपके लिए क्या करना है, ये क्लास तो आपको करनी है, लेकिन आपको PYQs जो है, ठीक है, PYQs जीडी का, जीएस के जो क्वेश्चन है इनके PYQs जो है इनको आपको रेगुलर सिर्फ एक पेपर का इस क्लास से पहले जीएस के जो क्वेश्चंस है वो आपको देख लेने हैं। आंसर नहीं देखना है, आंसर पता हो ना पता हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, क्लास से पहले जीडी का जो पेपर है उसको जरूर देख लेना है, जिससे कि जब आप क्लास में आएंगे तो आपको ये पता होगा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो आप उससे रिलेटेड सवाल कर सकते हैं कि मैंने तो ये पढ़ा था, अब उसका आंसर नहीं पता, आंसर बताने की जिम्मेदारी मेरी विद डिटेल, ठीक है, विद डिटेल। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी का आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल, राजगिरी जो है यहाँ पर क्या थी, राजधानी थी। काशी हमने बात ही कर ली। पाटलिपुत्र जो है ये प्राचीन समय में पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता है। मथुरा की राजधानी क्या थी, सूरसेन, ठीक है, क्या थी, सूरसेन थी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त ने देश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। शिशु नाग वंशियों के द्वारा, कुषाण वंशियों के द्वारा, हर्यक वंशियों के द्वारा या फिर नंद वंशों के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको समाप्त किया यहाँ पर,
यहाँ पर आप देखोगे तो महाजनपद काल के बाद मैंने बताया कि आपका हर्यक वंश आया, इसके बाद शिशुनाग वंश आया और इसके बाद आपको नंद वंश देखने को मिलेगा। नंद वंश का जो संस्थापक था नंद, यहाँ पे पूछा जाता है कि नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या है। संस्थापक जो था इसका नाम क्या था, इसका नाम था महापद्म नंद। ठीक है, क्या नाम था, महापद्म नंद। इसी नंद वंश के शासकों को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर समाप्त कर दिया। दूसरा पूछा है हर्यक वंश। आपको बता दूं महाजनपद काल के बाद जो सबसे पहला वंश यहाँ पे स्थापित हुआ था वो था आपका हर्यक। हर्यक का मतलब है अपने ही पिता को मार कर गद्दी पे बैठने वाला। हर्यक अपने ही पिता को मार कर गद्दी पे बैठने वाला, इसी को इसलिए हम कहते हैं पितृहंता वंश। क्या कहते हैं इसे, पितृ हंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में आप देखोगे कि पहला शासक इसका कौन होता है, इसका पहला शासक होता है बिंदुसार। ठीक है, कौन होता है, बिंदुसार। इसका पुत्र होता है अजातशत्रु। ठीक है, और ये अपने ही पिता का क्या बन जाता है, शत्रु बन जाता है, उसकी हत्या कर देता है, उसको मार देता है और गद्दी का लालच इसको क्या कर देता है, इस हर्यक वंश का आगे चलकर शासक बना देता है। तो कभी कभी सवाल एग्जाम में ये पूछे जाता है कि पितृहंता वंश निम्न में से किसे कहा जाता है। शिशुनाग वंश को कहा जाता है, हर्यक वंश को कहा जाता है, कुषाण वंश को, तो ये किसे कहा जाएगा, हर्यक वंश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अशोक ने अपने दूतों को धर्म की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा था, दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया, रशिया या फिर सीरिया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अशोक जो है ये मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले कौन आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन इसको गद्दी को संभालता है, यहाँ पे बिंबिसार। ठीक है, कौन है, बिंबिसार आता है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका अशोक सम्राट। अशोक जो है इसके बारे में भी कहा जाता है इसने भी अपने भाइयों को जो है मारकर ये गद्दी पे बैठा था। ठीक है, ये भी क्या किया था, हाँ यहाँ पे ये अपने ही भाइयों को जो है मारकर गद्दी पे बैठा। लेकिन इंसान कहते हैं ना कि एक कहते पाप का घड़ा बढ़ता है, एक समय आता है जब आपके अपराध जो है ये पूरे आपके सर के ऊपर निकल जाते हैं, फिर आपको गिल्ट फील होता है कि भाई मैंने अपने जीवन में ये क्या कर दिया है। और वो पाप किसी भी रूप में हो सकते हैं। हो सकता है कि आज जो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कहीं पर, वो आगे चलकर आपको लगे कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है कि अपने इतने कीमती समय को जो है व्यर्थ कर दिया है। लगेगा अगर आप बेवजह इधर उधर लगाएंगे, अपनी उस चीज में नहीं लगाएंगे जिसके लिए आप यहाँ पर प्रिपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अशोक होता है और यहाँ पर इसके द्वारा एक अटैक किया जाता है, एक युद्ध आक्रमण किया जाता है, किस पर, कलिंग पर। ठीक है, कलिंग के बारे में अशोक ने अपने 13वें शिलालेख का मतलब क्या है, शिला का मतलब होता है पत्थर पे लिखा गया था। उस समय कोई कागज प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं कि भैया पेपर छापा और जितने भी महान कार्य हैं उन सभी को लिख दिया, नहीं था। उस समय क्या था कि कोई भी कहानी, कोई भी साम्राज्य जो चल रहा है उसके राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। तो ऐसी बातें जो कि भविष्य में लोगों को, क्योंकि हर शासक चाहता है कि उसको भविष्य में अच्छे चीजों के लिए ही याद किया जाए। अशोक ने इतने खराब काम किए थे, उसके बाद उसका मन था कि उसको भविष्य में अच्छे कामों के लिए जाना जाए। उसने बहुत सारी चीजों को फिर कहते हैं ना अपने जो है पाप धोने के प्रयास किए, उसने बहुत सारे अच्छे काम करने के प्रयास किए। तो यहाँ पे अशोक के शिलालेख में उसने अपने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है और यही कलिंग युद्ध जो है इसका हृदय परिवर्तित कर देता है और इसको लगता है कि नहीं, मैंने अपने जीवन की अब तक बहुत गलतियां की हैं, इनको मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। और यहाँ पर जाकर ये क्या कर लेगा, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करेगा। कहेगा ना कि भाई अब मुझे इससे मुक्ति दिला दो, अब मेरे पापों से। तो कौन दिला रहा है यहाँ पर, बौद्ध धर्म दिला रहे हैं। जब बौद्ध धर्म को इसने ग्रहण कर लिया तो इसी के जो पुत्र पुत्री थी संघमित्रा और महेंद्र, अशोक के ही पुत्र और पुत्री थी, एक का नाम, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा। आप देखेंगे कि इन दोनों को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने कहां भेजा, श्रीलंका, कि भाई जाओ अब देखो जो काम मैंने गलत किए हैं तुम नहीं करो, तुम जाकर जो है दुनिया भर में जो लोग ऐसे गलत काम कर रहे हैं उनको जाकर बताओ, समझाओ, सुधारो।
ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पर देखने की। तो यहाँ पे जो पूछा है, यहाँ पे ये कहां तक विस्तार किया, कहां तक इसने मैसेज पहुंचाया बौद्ध धर्म का, सीरिया तक। सोचिए, सीरिया जो कि टर्की पास स्थित है, ठीक है, कहां पर, सीरिया। अगले सवाल पे बिल्कुल 13वां शिलालेख है। अगला है, विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा कौन है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? औरंगजेब था, चंद्रगुप्त मौर्य, टीपू सुल्तान या फिर आपका अशोक। बताइए, ऐसा शासक, ऐसा राजा जिसको जीत तो मिली लेकिन वो जीत इसने अपने पास नहीं रख पाई, ऐसा राजा कौन सा था, ऐसा शासक कौन रहा है? तो इसका वर्णन मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ऐसा शासक कौन रहा है जो अपनी ही विजय से खुश नहीं हुआ। कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त कर ली थी लेकिन फिर भी उसकी हार हो चुकी थी, क्योंकि वो मन से हार चुका था। क्यों हार चुका था? क्योंकि उसको एहसास हो गया कि यहां तक मैं जो चलकर आया हूं ये मेरी गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ऐसा राजा था जिसने अपनी विजय को जो है त्याग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की है? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या फिर कृणाल ने? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा जो है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की गई है? आंसर मैम कल मैसेज किए थे ज्यादा, चलिए कंटेंट को लेकर परेशान मत हो। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन कम आते हैं, इसमें ज्यादा आपको पढ़ने के लिए नहीं है। हम जब मिडिबल में पहुंचेंगे ना तब आप देखिएगा, और यहाँ पे भी कुछ टॉपिक है वो मैं आपको कराऊंगी, उससे परेशान मत हो। अब यहाँ पे ये चीज जो है आपको एकदम बहुत ज्यादा मैटर दे दूं, है ना, आपके दिमाग में ना रहे तो कोई फायदा नहीं। आप जितना पढ़ रहे हैं उतना आपके दिमाग में रहना चाहिए। अभी समय है, जब स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे होते हो तो आराम से पढ़िए, है ना, ध्यान से पढ़िए, जिससे कि उसको आगे रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। अभी बहुत सारा मैटर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लगवाने हो तो 50 क्वेश्चन आपको आराम से 1 घंटे में करा दूंगी, है ना, इसका ये है, इसका ये है, तो उससे नहीं है फायदा। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो बताइए यहाँ पर आप सभी का आंसर जो है क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड दे दीजिए और बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म यहाँ पर स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म? बताइए यहाँ पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ठीक है, बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर दक्कन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अशोक ने जो है कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो आप एक चीज देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में एक तो आपके वैदिक पीरियड से कुछ कुछ टॉपिक है वो मैंने आपको कल कवर कराए हैं। इसके बाद है आपका धर्म, आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक सवाल पूछा जाता है, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी एक ऐसा सेगमेंट छूटेगा जो कि एग्जाम में आया और आपसे सवाल लाओ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध था? कंबल था, ठीक है, ब्लैंकेट नहीं है, कंबल ये है, कपास था, या चांदी सोना था, या फिर जेवरात था? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी कि मौर्य काल के समय उत्तर पश्चिम में जो व्यापार, यहाँ पे क्या था? कंबल था। अगला है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत अमात्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? ठीक है, कौटिल्य के जो है क्या थे? 7 सिद्धांत थे। 7 सिद्धांत का मतलब 7 इनके मंत्री हुआ करते थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें जो अमात्य है, ठीक है, इसमें जो अमात्य है इसका क्या मतलब है? अमात्य फ्रेंड को कहा जाता था, या फिर मंत्री और अधिकारियों को कहा जाता था, किले को कहा जाता था, या फिर क्षेत्रों को कहा जाता था? बताइए
अमात्य किसे कहा जाता था? ठीक है, अमात्य जो है यहाँ पर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में अमात्य जो है ये क्या दर्शाता है? ये मंत्री को दर्शाता है। अमात्य किसे कहा जाता था? मंत्री या फिर अधिकारी को। ठीक है, मंत्री या फिर अधिकारी को। अशोक ने द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? धम्म महामंता कहा जाता था, या फिर धम्माधिराज कहा जाता था, धम्माधिकारी कहा जाता था, या फिर धम्मा अध्यक्ष कहा जाता था? बताइए, धर्म के लिए अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, किस नाम से जाना जाता था बच्चे? ये धम्म महामंता के नाम से। ठीक है, धम्म महामंता के नाम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा साहित्य स्रोत यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए जो है चाणक्य की सहायता प्राप्त की थी? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि मौर्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है? मुद्रा राक्षस बताता है, इंडिका, अर्थशास्त्र, या फिर दिव्यावदान के द्वारा? बताइए, कौन सा ऐसा शास्त्र है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के उस अटैक को बताता है? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किसमें वर्णन किया गया है इसका? किसमें वर्णन किया गया है? किसमें? बिल्कुल, किसमें? मुद्रा राक्षस में। ठीक है, मुद्रा राक्षस में चाणक्य की सहायता से किस तरीके से जो है नंद वंश को समाप्त किया गया था, इसके बारे में बताया। इंडिका के बारे में बात करें तो इंडिका जो है इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। मौर्य साम्राज्य के नियम कानून, वहां का शासन कैसा था, इन सभी चीजों के बारे में वर्णन हमें किसमें मिलता है? इंडिका में, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मेगास्थनीज। इसके बाद अर्थशास्त्र किसकी किताब है? अर्थशास्त्र है कौटिल्य की। अर्थशास्त्र किसकी किताब है? कौटिल्य की किताब है। कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य कहते हैं, चाणक्य ने इस किताब में किसके बारे में बताया है? अर्थशास्त्र के, इकोनॉमी के बारे में। आपको बता दूं, ये राजनीति पर आधारित किताब थी। राजनीति, समाज समाज और अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, यानी कि तीनों चीजों का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया था। ये किताब इतनी प्रासंगिक है आपकी अर्थशास्त्र की, आज भी हमारी जो राजनीति है उसका बेस यहीं पर छिपा हुआ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मुद्रा राक्षस। अगला है, भारत में स्वर्ण सिक्के को बड़े पैमाने पर जारी करने वाला पहला राजा कौन था? मौर्य साम्राज्य, इंडो ग्रीक, गुप्ता, या फिर कुषाण? कौन था बताइए? सोने के सिक्के जारी करने वाला जो साम्राज्य था, शासक था, वो कौन सा रहा है? बताइए, वो कौन सा रहा है? कौन से शासकों के द्वारा जो है यहाँ पर सोने के सिक्के जारी किए गए थे? ठीक है, तो ये किसने किए थे? कुषाणों ने। किसने किए थे? कुषाणों ने। कुषाणों में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक रहा है वो है कनिष्क। आप सभी जानते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगति है, चौथी बौद्ध संगति, ये किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के काल में। कहां पर? कुंडल ग्राम में। कहां पर हुई? कुंडल ग्राम, जो कि कहां पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो चौथी बौद्ध संगति थी किसके काल में हुई है? कनिष्क में। यहाँ पर इसका अध्यक्ष कौन था बच्चे? तो ये था वसुमित्र। क्या नाम था? वसुमित्र। ये सवाल आपका पूछा जाता है। तो इसी के समय जो है सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे, प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, लाहौर और मथुरा। आपको बता दूं कि उस समय दिल्ली को दिल्ली नहीं बल्कि क्या कहते थे? इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते थे? इंद्रप्रस्थ। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, दूसरी राजधानी कौन सी थी? ठीक है, बताइए, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? सूरसेन, मथुरा। ठीक है, मथुरा महाजनपद में इसे किस नाम से? सूरसेन के ना, सूरसेन जो है मथुरा की राजधानी थी, जो कि कुषाण वंश की दूसरी राजधानी के रूप में रही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? अशोक नहीं था, बिंदुसार, बिंबिसार, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शासक जो है ये चंद्रगुप्त कौन सा शासक जो है यहाँ पर
मौर्य वंश का शासक नहीं रहा है? अभी अभी मैंने बताया है और इसका जवाब आप लोग जल्दी से देंगे। बताइए इसका आंसर क्या है? कौन सा शासक जो है यहाँ पर मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? बिल्कुल मथुरा, सभी का आंसर सही है। बताइए सी ऑप्शन, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार किसका रहा है? ये हर्यक वंश का शासक है। ठीक है, अभी हमने बताया किसका है, हरिवंश। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक आता है। ठीक है, इनका क्रम याद रखिएगा, मैंने आपको बताया ना इतिहास जो है क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होता है। अगला है प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषयों में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? भाषा का था, भाष का था, चरक का था, पर्णी का था या फिर हर्ष का था? प्राचीन समय में चिकित्सा जो है, ठीक है, चिकित्सा किसके द्वारा यहाँ पर दर्शाई गई है? बताइए यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चरक। आपको मालूम है चरक उस समय के औषधिविद थे, ठीक है, मेडिशियन थे, ये डॉक्टर थे। इनकी एक किताब है जिसका नाम है चरक संहिता। अगर आपसे पूछा जाए कि चरक संहिता किसकी है, चरक संहिता किसकी है बच्चे, तो ये चरक की है। और ये क्या थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे, किसमें? आपकी मेडिकल साइंस में। अगला है बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष के शासक के दरबार में रहते थे। बताइए अश्वघोष किसके? अशोक के, बिंदुसार के, कनिष्क के और गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासन काल में। बताएंगे यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किसके समय में थे बुद्ध चरित्र? अश्वघोष किसके समय में थे बच्चे? कनिष्क के समय में थे। ठीक है, किसके समय में थे? कनिष्क के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की और सांची स्तूप का कर्णोद्धार बनवाया? मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, सातवाहन वंश या फिर कुषाण वंश के राजा के द्वारा विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की और सांची स्तूप बनवाया? बताइए यहाँ पर सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सांची स्तूप किसके द्वारा करवाया गया? सातवाहन वंश के द्वारा, कुषाणों के द्वारा, शुंग के द्वारा या मौर्य के द्वारा? सांची स्तूप किसने बनवाया था? बताइए। बताओ भाई। प्रिंस, मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा। ठीक है, और ये कहां पर है? सांची का स्तूप है आपके मध्य प्रदेश में। कहां पर है बच्चे? मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। आज यहाँ पे इससे रिलेटेड महाजनपद और इस पीरियड से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे। अब आपके जो मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। कल उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टू द पॉइंट हर चीज को डिस्कस करेंगे, हर उस क्वेश्चन को देखेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। रेगुलर क्लास जो है आपकी 7 बजे होगी, आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, बट एनीवेज क्लास आपकी ऑन टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ लेते हैं अलविदा। पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, इसी के साथ अब लेते हैं अलविदा और मिलती हूँ आपसे कल सुबह 8:15 बजे करंट अफेयर की क्लास में। तब तक
टाइम जो है डेली शाम को जो एसएससी जीडी की क्लास होगी वो शाम को 7 बजे से होगी, और सुबह जो क्लास है करंट अफेयर की वो होगी आपकी 8:15 पे। तो आप सुबह भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रेगुलर करंट अफेयर की क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक वाला सेक्शन भी करते हैं, तो वहां से भी आपको कवर करने को मिलेगा जीएस, और इस क्लास से तो मिल ही रहा है। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलती हूँ आपसे जल्द ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।